नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज से हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, तो आपको जो 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन बताया गया है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन आज से हम बताना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज ये जो वीडियो लेकर आए हैं हम, ये रसायन विज्ञान का है, भाग नंबर 1 है उसका। ठीक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका भाग नंबर 1 है। तो उसमें ठीक है, जो एप्लीकेशन है उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका। क्या पहला क्वेश्चन है, रक्षण किसे कहते हैं या रक्षी कोलाइड क्या है। ठीक है, तो आइए हम आपको समझा देते हैं कि रक्षण किसे कहते हैं या रक्षी कोलाइड क्या होता है, ये समझ जाइए। और अगर इसका पीडीएफ आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि रक्षी कोलाइड किसी द्रव स्नेही कोलाइडी। ठीक है, तो जो रक्षी कोलाइड होता है किसी द्रव स्नेही कोलाइडी का प्रयोग जैसे विद्युत अपघट्य मिलाए जाने पर द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों की स्कंदन से रक्षा करने के प्रक्रम को कोलाइडी विलयन का रक्षण कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रक्षण है ये किसे, रक्षण क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो रक्षी कोलाइड किसी द्रव स्नेही कोलाइड का प्रयोग, ठीक है, विद्युत अपघट्य मिलाए जाने पर द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों की स्कंदन से रक्षा करने के प्रक्रम को कोलाइडी विलयन का रक्षण कहा जाता है। रक्षण मतलब रक्षा करना। ठीक है, तो आगे देखिए, इस रक्षण के लिए प्रयुक्त द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं या फिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला था आपका। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्या है, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। अगर आप हमारे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो ऐसे कुछ दिया है, अथवा करके आपको दिया गया था, अथवा करके ऐसे दिया गया है, फेन प्लवन विधि द्वारा किन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, इस विधि का वर्णन कीजिए। तो यही क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, उसके बाद पूछेगा कि इसका सांद्रण कैसे किया जाता है, और पूछ सकता है फेन प्लवन विधि द्वारा किन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, इस विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, और भी पूछा जा सकता है फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण कीजिए। तो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक ही होगा। मतलब कहने का मंजिल एक होगा, रास्ते बहुत होंगे। तो आपका परिभाषा यही देना होगा, बस पूछने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो आइए हम इस तरीके को अपनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले खनिज समझते हैं कि खनिज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए खनिज क्या होता है, पहले खनिज पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अयस्क को समझेंगे। ठीक है, तो खनिज होता क्या है, अधिकांश धातुएं, जो अधिक से अधिक धातुएं होती हैं, प्रकृति में अपने यौगिक, ठीक है, अपने यौगिकों के रूप में अन्य अशुद्धियों के साथ चट्टानों की ऊपरी सतह में पाई जाती हैं। तो जो अधिकांश धातुएं होती हैं वो प्रकृति में नेचर में क्या होता है, प्रकृति में अपने यौगिक के रूप में अन्य अशुद्धियों के साथ, जैसे और भी अशुद्धियां उसमें मिली होती हैं, चट्टानों की ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं, जिन्हें खनिज कहते हैं। क्या कहेंगे, जिन्हें खनिज कहेंगे। जैसे अगर देख लिया जाए तो केसीएल मतलब पोटेशियम क्लोराइड, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो ये दो हम आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम समझेंगे कि अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अयस्क क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, वे खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है, तो अयस्क क्या होता है, एकदम ध्यान समझिएगा। वे खनिज जो अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, अयस्क खनिज ही होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं ये समझिएगा।
तो वे खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण सरल तथा आर्थिक रूप से लाभदायक हो अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये तो आपको पता है कि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो बात करेंगे अयस्क की, तो अयस्क में यही बताना समझना है सिर्फ कि जिसमें धातुओं का निष्कर्षण सरल, कम खर्चे में अधिक लाभ हो जाए। जैसे कि आप कहते हैं ना, कम लागत में अधिक फायदा, तो वही बात यहाँ पे भी है कि निष्कर्षण का सरल तथा आर्थिक रूप से लाभदायक हो, ठीक है, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये जो अयस्क होते हैं ये खनिज होते हैं। आगे देखिए, अब अयस्कों के सांद्रण की फेन प्लवन विधि। ठीक है, तो अयस्कों के सांद्रण की फेन प्लवन विधि क्या होती है, पहले हम अब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। यह विधि अयस्क तथा अधात्री की किसी तरल पदार्थ के भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। तो कैसे करती है, निर्भर करती है कि किसी अधात्री की तरल पदार्थ में जैसे कि लिक्विड टाइप का, ठीक है, पदार्थ से भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इस विधि में बारीक पीसे अयस्क को, तो इस विधि में क्या होता है, जो पहले अयस्क होता है उसको बहुत ही चूर्ण बना लिया जाता है, बारीकी से पीस कर उसको चूर्ण बना लिया जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि बारीकी क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि बारीक पीसे अयस्क को जल का, ठीक है, जल जो उसका अयस्क होता है पीसा हुआ, जल तथा चीड़ के तेल के मिश्रण में, ठीक है, चीड़ का तेल और किसमें, चीड़ के तेल के मिश्रण में डालकर मिश्रण को ऊर्ध्वाधर नली की सहायता से वायु प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है, वायु प्रवाहित की जाती है। शुद्ध अयस्क के कण तेल के साथ झाग बनकर ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, तो जो शुद्ध अयस्क के कण होते हैं वह तेल के साथ क्या होते हैं, झाग यानी फेन बनाकर ऊपर तैरने लगते हैं, जो शुद्ध अयस्क होते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अपद्रव्य जो अशुद्धियां होती हैं वह नीचे बैठ जाती हैं या फिर नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि द्वारा, ध्यान से देखिए, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। किसका किया जाता है, इस विधि द्वारा हम सल्फाइड अयस्कों का केवल सांद्रण करते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो अब हम चलेंगे आगे की ओर, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो पहले आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। चलिए देखिए क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है कि उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय कोलाइड में क्या अंतर है। ठीक है, जो उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय कोलाइड में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय कोलाइड क्या होता है, इसमें हमको अंतर स्पष्ट करना है। तो हम इसका अंतर स्पष्ट इससे बेहतरीन तरीके से और नहीं कर सकते। क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे उत्क्रमणीय कोलाइड और एक तरफ लिखेंगे अनुत्क्रमणीय कोलाइड, और दोनों के बारे में हम जो होते हैं ये उनके बारे में हम लिख देंगे और इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले स्टार्ट करते हैं उत्क्रमणीय कोलाइड से कि उत्क्रमणीय कोलाइड में क्या क्या खासियत होती है और अनुक्रमणीय में क्या होती है। ठीक है ना, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है, पहला है, ये अत्यधिक जलयोजित होते हैं। जो उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं ये बहुत अधिक जलयोजित होते हैं। ठीक है, लेकिन इधर देखिए अनुत्क्रमणीय कोलाइड क्या होते हैं, ये अधिक जलयोजित नहीं होते हैं। तो बस अंतर क्या है, यह जलयोजित होते हैं, यह जलयोजित नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जस्ट इसका अपोजिट। तो अगर आप इसका एक पॉइंट याद करते हैं उत्क्रमणीय का, तो अनुत्क्रमणीय का अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस नहीं लगा देना है। अब आइए हम समझेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा क्या है, इनका कोलाइडी विलयन अधिक अस्थायी होता है। किसका, जो उत्क्रमणीय कोलाइड होता है इसका कोलाइडी विलयन अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे अनुत्क्रमणीय कोलाइडी।
कोलाइड के बारे में, तो इनका कोलाइडी विलयन कम स्थायी होता है। एकदम सिंपल। अब इससे सिंपल क्या लेंगे आप लोग, इसमें बोला जा रहा है कि इनका कोलाइडी विलयन अधिक स्थायी होता है और इनका कोलाइडी विलयन कम स्थायी होता है। बस अधिक और कम का अंतर है, तो तैयार तो हो जाना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको अभी से तैयारी मतलब अभी से तैयार होता जा रहा होगा। ठीक है, बस आप समझिएगा ध्यान से, इसको दोबारा रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप रटेंगे तो सब भूल जाएगा, अगर समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम तीसरा पॉइंट समझेंगे। तीसरा क्या है, प्रक्षेपित कण। ठीक है, प्रक्षेपित कण अति सूक्ष्मदर्शी से न तो दृश्य होते हैं। कहने का मतलब कि जो प्रक्षेपित कण होते हैं इसके अति सूक्ष्मदर्शी, जो बहुत ही सूक्ष्मदर्शी होते हैं, बहुत ही छोटे से देखने वाले होते हैं, उसे कहते हैं अति सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, से न तो दृश्य होते हैं। दृश्य होते का मतलब होता है कि न ये तो दिखते नहीं है। ठीक है, और ना ही पहचाना जा सकता है। जो प्रेक्षित कण होते हैं ना, अनुत्क्रमणीय कोलाइड के जो प्रक्षेपित कण होते हैं उसे अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा ना तो देखा जा सकता है और न ही पहचाना जा सकता है। लेकिन उसके जस्ट विपरीत अनुत्क्रमणीय कोलाइड में क्या होता है, जो प्रक्षेपित कण यद्यपि देखे नहीं जा सकते, लेकिन इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा पहचाना जा सकता है। तो इसमें अनुत्क्रमणीय में क्या खासियत बात है कि जो प्रक्षेपित कण होते हैं, ठीक है, यदि देखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या किए जा सकते हैं, पहचाना जा सकता है। बस यही इसमें अंतर है कि इसे पहचाना नहीं जा सकता, इसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब आइए चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट क्या है, आइए इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जो चौथा पॉइंट है इसमें बताया जा रहा है कणों पर बहुत कम या शून्य आवेश होता है। तो जो उत्क्रमणीय कोलाइड होता है, इनके कणों पर बहुत कम या शून्य आवेश होता है। ठीक है, लेकिन जस्ट उसके विपरीत जो अनुक्रमणीय कोलाइड है उसमें क्या होता है, कणों पर एक निश्चित धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस पे शून्य होता है या फिर बहुत कम होता है, लेकिन इस पे क्या होता है, एक निश्चित धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, जैसे अगर देखना हो तो आइए समझिए ध्यान से। तो इसके उदाहरण देख लीजिए ध्यान से। तो इसमें उदाहरण दिया गया गोंद, स्टार्च, ठीक है, जिलेटिन आदि के जल में कोलाइड। ठीक है ना, तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब इसके उदाहरण की बात करें तो धातु ऑक्साइडों, धातु हाइड्रोक्साइडों जैसे कि FiOH थ्राइस, ठीक है, धातु सल्फाइडों AS2S3, ठीक है, आदि के क्या है, कोलाइड है। ठीक है ना, तो ये रहे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में उदाहरण के साथ अंतर। तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है उसको समझते हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने रखा हुआ है और इसको स्टार्ट करेंगे हम पहले समझने के बाद। ठीक है, चलिए, तो इसमें बोला जा रहा है चौथे क्वेश्चन में, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। सवाल बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें 2 फार्मूले लगेंगे। कैसे लगेंगे ये समझिएगा। तो पहले क्वेश्चन कह क्या रहा आपका, तो पहले क्वेश्चन आपका कह रहा है आपसे कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग मतलब 50% 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही बात। और इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें घुसा के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया को 80% भाग कितने समय में पूर्ण होंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है वेग स्थिरांक बराबर क्या होता है, के बराबर होता है आपका, के बराबर, ठीक है, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ का मतलब समझ में आ रहा है ना, अर्धायु मतलब आधा पूर्ण हो जा रहा है ना। तो इसमें सवाल में बोला जा रहा है कि आधा भाग 50% 10 मिनट में, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। तो हम क्या करेंगे, ये मान रखेंगे 0.693 बटे टी हाफ। आधा समय कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, पहले यही चीज आपको ध्यान देना है कि 50% कितने समय में हो रहा है, 10 मिनट में ना। तो टी हाफ का मतलब अर्धायु, आधा समय कितना दिया है, 10 मिनट, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे समझिए ध्यान से, तो नीचे 10 हो गया तो 0.1 अंक और इधर जाएगा, तो आपका आएगा क्या, ये हो जाएगा 693, इतना था ही। तो 0.1 अंक और इधर जाएगा तो यहां 0 बढ़ेगा और दशमलव यहां आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इतना प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, पुनः हमको इसको हल करना होगा। तो एक फार्मूला और समझिएगा, ये जो प्रथम कोटि के लिए वेग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण जो होता है, ध्यान दीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, अभिक्रिया का समीकरण, ठीक। तो ये क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है, आपको हम एक बार नहीं बहुत बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बताएंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। K इक्वल टू वेग स्थिरांक है 2.303 अपॉन टी लॉग, ठीक है, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है आपका फार्मूला। तो सवाल बहुत सिंपल है, आप चाहे तो इसको हल कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो हम तो है ही। तो हम आप पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम क्या निकाल चुके हैं, के का मान निकाल चुके हैं जो कि इतना आया है वेग स्थिरांक का मान, ठीक है। तो जो वैल्यू हमको पता है बस वही वैल्यू हम उसके जगह पे रखते चले जाएंगे और हमारा मान जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए आप समझिएगा, बस समझना आपको है। तो के का मान क्या है, अब भी हमने जस्ट यहां पे निकाल के रखा हुआ है, तो यही वाला मान क्या है, के का मान है। तो हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 693, यहां दशमलव रहेगा, ये हो गया के का मान इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 2.303, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चन में आइए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इतना तो हो गया ना। तो इसमें पूछा है इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में होगा, ठीक है, 80% कितने समय में होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो टी है उसको हम T80 मानेंगे, समय पूछा जा रहा है ना, T80 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, T80 मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, लॉग। अब देखिए यहां पे a का मान क्या होगा और a माइनस x का मान क्या होगा, बस यही आपको समझना है। अगर आप समझ जाते हैं तो बस आपका सवाल आपके हाथों में है, अगर नहीं समझते हैं तो फिर समझिए, इधर थोड़ा समझ लीजिए कि जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें a का मान हमारा क्या दिया है, x दिया, a का मान हमारा दिया है 100%। अभिक्रिया जब भी होगी तभी 100% से होगी ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा 100% एक, तो हम निकालेंगे a माइनस एक्स। जब a माइनस एक्स निकालेंगे तो a की वैल्यू 100 है, 100 लिखेंगे, और माइनस x है तो x का मान क्या हो जाएगा, x आपका क्या है, जो विघटित। तो इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 80% भाग कितने समय में होगा। तो 80% का मतलब कि इसमें से हम 80 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया मान a का और ये आ गया a माइनस एक्स, ठीक है। तो यही हम वैल्यू रख लेते हैं, आइए रख के हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 100 अपॉन a माइनस एक्स, तो हो जाएगा 100 माइनस 80। आई बात समझ में ना। तो हमें तो लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा आप समझिएगा और बेसिक तरीके से। अब क्या होगा, अब ये मान हम इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये समझिएगा ध्यान से, 0.693 ये हो जाएगा इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा 2.303 अपॉन T80, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इंटू लॉग, ठीक है, लॉग। अब ये 100 है तो 100 लिख देंगे। अब 100 में से 80 गया तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो 20 आ गया तो 20 के 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया, ये आ गया log 5, आया कि नहीं, आया ना। तो ये हो जाएगा 0.0693 इंटू 2.303 अपॉन T80, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा लॉग यहां कितना है, 5 आ गया, log 5 लिख देंगे, ठीक है। अब log 5 का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो फिर देखते रहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहां से इसको पक्षांतर करेंगे। कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से, कैसे होगा ये तो आपको पता है ना। अगर हम T80 को यहां ले आते हैं तो ये यहां आ जाएंगे और ये यहां हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, T80 ये हो गया इक्वल टू हो जाएगा 2.303, ये हो गया बट्टे, ये इधर कर लीजिए 0.693, ये हो गया। अब देखिए इनटू, इतना तो हो गया ना। log 5 का मान क्या होता है ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आइए हम आपको बता देते हैं log 5 का मान क्या होगा। तो log 5 का मान होता है 0.6989, ये होता है log 5 का मान। तो ये वाला मान हम यहां पे पुट कर लेंगे, आइए रख लेते हैं 0.6989, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। ये हल करना आपका काम है, हम आपको बता देते हैं कि कितना आंसर आएगा इसका आंसर आएगा T80 इक्वल टू आएगा 23, ठीक है, 23 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप इसको हल करके देख लीजिएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कितने समय में पूर्ण होगा, तो 23.23 मिनट में पूर्ण होगा 80% भाग, ठीक है। तो ये टाइम बताना था आपको, तो ये हो गया टाइमिंग। और हमें उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और लास्ट में भी एक बात कहते हैं आपसे कि अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर